हेलो। हेलो। हाँ, दीपिका मैम है। दीपिका मैम के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। दीपिका मैम 2018 बैच से हैं, अभी जोधपुर में पोस्टेड हैं। और उससे पहले भी मैम राजस्थान आरएएस के थ्रू अलाइड सर्विसेज में थी। तो वेलकम मैम। आप थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन की तरफ ले जाते हुए कि किस तरह इस पीरियड में तैयारी की जानी चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से आपका जर्नी पीरियड रहा, उसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफ करें। तो ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोहित जी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी गुड नए मॉर्निंग स्टूडेंट मैम। को मेरी गुड तरफ से बहुत मॉर्निंग बहुत बधाई कि आप लोगों ने आरएस को चयन किया। और मैं चाहूंगी कि आप आगे आप बहुत अच्छे से तैयारी करो और इसमें सफलता प्राप्त करो। मैम इफ यू विश आप वीडियो ऑन कर सकते हैं यदि आपको ठीक लगे श्योर। तो। ओके। सर यहाँ पे होस्ट द्वारा डिसेबल किया गया तो शायद हो नहीं रहा है। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस यस मैम। मैम, सुनाई दे रही है। क्लियर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो मैं पहले आरएस के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले अपन आरएस का एग्जाम क्यों प्रिपेयर करते हैं। इसका अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हम इस सर्विस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस जो है वो हमारे धैर्य की परीक्षा तो पूरी लेती है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन का जो फेज है वो लंबा चलता है लेकिन इतना डीप नहीं चलता। आप समझ रहे हो? जैसे सर ने अभी बताया था कि पटवारी ले लो, आप छोटे मोटे एग्जाम ले लो, बहुत डीप चलना पड़ता है आपको उसमें। राजस्थान का ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, चाहे कल्चर ले लो, इतना डीप क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार आप बाई चांस चूक जाते हो। लेकिन आरएस का तो सीधा सिलेबस ही इतने लंबे पेजों में दिया हुआ है कि आपको इसको सिर्फ थोड़ा सा वाइडन करना है बस। और मुझे नहीं लगता कि जो तैयारी है वो बहुत डीप करनी है, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो आरबीएससी की बुक्स है और कई कोचिंग संस्थान है जो डायरेक्ट इस सिलेबस के बेस पे आपको नोट्स अवेलेबल करवा रही है। तो हम पहले बात करते हैं सबसे पहले कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो सबसे पहले मैं एनआरएचएम में संविदा पे कार्य कर रही थी, तो मैं सेटिस्फाइड थी, मुझे लगता था ठीक है जॉब चल रही है। लेकिन जब आरएस के बारे में मैंने भी कहीं से सुना था इन सर्विस, तो मुझे लगा एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया और ट्राई करने के साथ ऐसा हुआ कि मैं डीएसओ में एज ए ईआई लग गई। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, तो मुझे लगा कि अब मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने एक दो कोचिंग के नोट्स उठाए और सिर्फ मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ फॉलो करके मैंने अपनी सेल्फ नोट्स बनाई। और उसी नोट्स को मैं बार 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 रिपीट करके इस बार मैंने स्टेट सर्विस ले लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी हार्ड रहेगा बीइंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो स्टूडेंट्स है वो नेट क्लियर होते हैं, आईआईटीएंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इवन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, एमएससी मास्टर ग्रेजुएट होते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इतना हार्ड है। तो पर ये है कि जो पहले जो सिलेबस था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। आरपीएससी जो क्वेश्चन है वो सीधे उठाती थी, आपका सिलेबस का एक पॉइंट दे दिया और उसमें से आपको सिर्फ आंसर लिखना होता था। और आंसर राइटिंग भी इतनी टफ नहीं होती थी। लेकिन डे बाय डे अब क्या हो रहा है कि आरपीएससी भी यूपीएससी को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग अगेन आपको फोकस करनी है इजी ही, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो इसके लिए आप स्पेशली ये जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि जो 100 स्टूडेंट्स या 1000 स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी नॉलेज की कमी होगी। नॉलेज सभी में इक्वल होता है, लेकिन जो यहाँ पे जो एग्जाम क्रैक करके जाता है वो
जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जो राइटिंग में क्रिएटिव होगा, जिसने अपने नोट से डायरेक्ट आंसर राइटिंग की होगी, वो इसमें टॉप कर जाएगा। तो बेटर है कि आप एक बार जो सिलेबस को फॉलो करके आप उसके एक एक पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट से आप राजस्थान बोर्ड की बुक लीजिए। उसमें आप बुक्स के थ्रू आप अपने बेसिक्स जो होते हैं ना, वो आप एक बार क्लियर कर लो। उसके बाद आप कोचिंग के नोट्स उठाइए, कोचिंग में किस तरह से दिया हुआ है वो एक बार देखिए। बस आप इन 2 चीजों को फॉलो करेंगे, दैट इज इनफ। उसके बाद आप अपनी नोट्स बनाइए, और जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको बार बार आरबीएससी को या किसी की जो कोचिंग नोट्स होती है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नोट से उसको रट डालिए, समझ रहे हो? इतना आप करिए और ये इनफ है। इतना करने के बाद ये इनफ है, क्योंकि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि मैडम हमने तो कोचिंग के नोट्स पढ़े लेकिन क्वेश्चन बाहर से आ गए। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बाहर से मुझे नहीं लगता कि 90% से ज्यादा, जो 90% होता है ना, वो तो सिलेबस को फोकस किया जाता है। 10 से 15% ही ऐसा होता है कि वो थोड़ा डीप चला जाता है। उस डीप चले जाने की वजह से आप है ना, अपनी सीक्वेंस को गड़बड़ाओ मत। समझ रहे हो? इन बिटवीन किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो मेरा यही कहना था कि पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, अब जो क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। अब दूसरा है कि आप अपनी नोट्स, पहले तो मैंने आपने बता दिया, आप अपनी नोट्स बनाइए किसी भी कोचिंग की नोट्स लेके। दूसरा मेरा ये है कि किसी भी जो आपके जो 4 पेपर है ना, इन पेपर में से किसी भी 2 पेपर पे अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनाइए, जिसमें आप ब्लाइंडली कह सकते हैं कि इसमें मेरे 100+ आने ही है। जैसे मेरी बात करें तो मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैंने अपना जो सब पेपर था वो पेपर 2 और पेपर 4 को सिलेक्ट किया। पेपर 2 को सिलेक्ट करने का कारण ये था कि साइंस में मैं ग्रेजुएट थी, तो मुझे लगता था कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी, और साइंस पे मेरी पकड़ भी थी। और जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, बस 2-3 बार पढ़ लिया हो जाता है। एथिक्स भी सेम, एथिक्स भी बहुत इजी है, कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें मोटी मोटी बात करो तो आप गांधी को उठा लो, है ना, जिसमें एक 10 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है। स्ट्रेस का ले लो एक क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन उसका भी पक्का ही बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे गांधी ले लिया, जैसे स्ट्रेस ले लिया, उस पे तो आपकी है ना आंसर राइटिंग ऐसी होती है, ब्लाइंडली आप लिख लो कि बस ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरी भूमिका रहेगी, ये मेरा कंक्लूजन रहेगा, और ये मुझे 10 पॉइंट लिखने हैं। तो इसमें आपकी टाइम की भी बचत होगी, और ये बात रहेगी कि आप मैक्सिमम मार्क्स भी कवर कर पाओगे। तो और दूसरा मेरा जो पेपर 4 था, तो मुझे लगता था कि मेरी हिंदी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत पेपर 4 पे की। और हिंदी ग्रामर पे पकड़ मेरी अच्छी नहीं होने की वजह से मैंने कंपोजिशन पे अपना पूरा फोकस किया। तो पेपर 4 को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पेपर 4 आपका 100+ क्रॉस करना ही चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू तक जा पाओगे। क्योंकि पेपर 1 और 3 में ऐसा कि क्वेश्चन अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन पेपर सेकंड और पेपर 4 में कहीं नहीं होंगे। वो सीधा कंसेप्चुअल है पेपर जो सेकंड है, और पेपर 4 तो सीधा ही सीधा आपको निविदा लिखनी है, सीधा सीधा आपको अधिसूचना लिखनी है, परिपत्र लिखने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप एवरी वीक करिए कि परिपत्र, मतलब आप परिपत्र एक पेज में ही लिखना है, बहुत सटीक लिखना है, अलाइनमेंट प्रॉपर रहनी चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत सुव्यवस्थित होनी चाहिए, और देखने में परिपत्र जो है वो बहुत सुंदर लगना चाहिए। कई बार क्या होता है कि परिपत्र लिखना होता है, परिपत्र में आपने लिख दिया क्रमांक, दिनांक, और नीचे परिपत्र करके परिपत्र लिखना होता है, 3 या 4 लाइन की उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 1.5 पेज का वो डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, फिर पेज घुमाते हैं, और पेज घूमने के बाद वो फिर वो जो प्रतिलिपियां देते हैं उसमें नेक्स्ट पेज में देते हैं। पर आप इतना डिस्क्रिप्शन एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा आपके फॉर्मेट पे, चाहे वो निविदा का हो, चाहे वो अधिसूचना का हो, चाहे वो परिपत्र का हो। जो डिस्क्रिप्शन है वो निविदा में आप 5 से 6-7 लाइन का कर लो, लेकिन परिपत्र, अधिसूचना, इसमें आप 4 से 5 लाइन बहुत है।
क्योंकि उसमें दूसरी चीजें, दूसरे पॉइंट्स बहुत सारे हैं जिसको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब पेपर 4 को अटेम्प्ट कर रहे हो तो निविदा अधिसूचना परिपत्र, इस पे आपका हाथ इतना व्यवस्थित बैठ जाना चाहिए कि आपके द्वारा कोई भी काट छाट ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, डिस्क्रिप्शन कम से कम हो। क्या है कि जब आप 10 में से इसमें आप 6, 6.5, 5 नंबर की अगर आते हैं तो आपका स्कोरिंग वैसे ही बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा 3.5, 3 पे अटक जाओगे। तो बेटर है आप इस चीज को ज्यादा फोकस करें। और एक ऐसे राइटिंग को भी आप अच्छे से फोकस करना है कि क्योंकि कई बच्चे देखती हूँ मैं, जब पेपर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे ऐसे राइटिंग में ऐसे करते हैं जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। कभी तो वो टाइटल लिख रहे हैं, हर एक पैराग्राफ में एक अलग टाइटल लिख रहे हैं और टाइटल के नीचे फिर वो एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये एक क्रिएटिव ऐसे राइटिंग नहीं हुआ, ये तो फिर ये होता है कि आपने एक लंबा सा 10 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखा है। ऐसे वाली भूमिका नहीं रहती। ऐसे वाली भूमिका में आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप में उसमें मौलिकता झलकनी चाहिए। फैक्ट्स कम में हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे की जब भूमिका बांधते हैं ना तो एक हिंदी के लेखन शैली का उपयोग करते हुए, हिंदी कविताओं का उपयोग करते हुए उसको भूमिका बांधिए। और भूमिका बांधने के बाद आप उसके बारे में वर्णन लिखते जाइए और एक दो कोटेशन बहुत अच्छे डालिए और फिर निष्कर्ष बहुत अच्छा डालिए। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे ऐसे राइटिंग की बात करें तो मैंने तो ऐसे राइटिंग भी प्रिपेयर कर रखी थी, जैसे कि राजस्थान के बारे में मैंने 4-5 पन्ने लिख रखे थे कि अगर ऐसे आता है कल्चर पे तो मुझे इन इन चीजों को फोकस करके राजस्थान का ऐसे लिखना है। अगर राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में आता है, एग्रीकल्चर के बारे में आता है तो मुझे इन इन पॉइंट्स को फोकस करके, इस कोटेशन को फोकस करके 3 पन्ने लिखने हैं। तो इससे क्या आपका टाइम भी बचेगा, आपकी क्रिएटिविटी भी झलकेगी और वहां पे जो 3 घंटे होते हैं ना, वो 3 घंटे में हर एक सेकंड मायने रखता है। अगर आपने क्या वहां पे अगर आरपीएससी का अगर बात करो, चौथे पेपर की बात कर रहे हो, तो हिंदी का लिखने लिखने में बच्चे 2 से 2.5 घंटे निकाल देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर वो इंग्लिश के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। ऑब्वियसली पेपर तो लेंदी है ही और लिखना भी कंटिन्यूअस पड़ता है। तो अगर ऐसे राइटिंग में आपके पॉइंट्स पहले से डिसाइड होंगे ना तो आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। तो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने राजस्थान के बारे में 4-5 पन्ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे थे कि मुझे भूमिका कैसे क्रिएटिव करनी है, कोटेशन कैसे क्रिएटिव करने हैं। फिर एक वुमन, महिला सशक्तिकरण के बारे में, इसके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन 2-3 तैयार कर लो। उसकी भी राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, आपको भूमिका कैसे बांधनी है। भूमिका बांधते वक्त आप आगे की जो 4-5 लाइनें अपने ओर से लिखो, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको बार बार लिखो, अपने शब्द जोड़ो। किसी आप कोई जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हिंदी का, कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हिंदी का तो आपको लग रहा है कि इसकी ये लाइन बेटर है तो आप उसको, उस लाइन को आपकी भूमिका में लिखने की कोशिश करो। तो ऐसे वो एक तो अब मैंने बताया मैंने राजस्थान पे किया था, फिर महिला सशक्तिकरण पे एक इकोनॉमी पे आप एक अच्छे से ऐसे ऐसे तो नहीं कहते, इकोनॉमी के 4-5 पेजेस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई जब भी घुमा फिरा के भी कोई अर्थव्यवस्था पे पूछ ले, कृषि अर्थव्यवस्था पूछ ले, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछ ले, तो आप उसको अच्छे से मतलब भूमिका बांध के कोटेशन दे के उसका कंक्लूजन कर सकते हो। ऐसे ऐसे राइटिंग करिए तो आपको जो मुझे लगता है 20 नंबर का शायद ऐसे होता है तो 12-13 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। और इस बार की जो मेरी ऐसे राइटिंग थी तो उसमें मुझे 12.5 नंबर मिले थे। तो ये फर्क तो पड़ता ही है इस चीज का। नहीं तो आप 5, 6, 7, 8 पे अटक जाओगे तो सीधा सीधा आपको 4 नंबर का लॉस, 4 नंबर का लॉस आरपीएससी के एग्जाम में बहुत मायने रखता है ना। और एक ही ऐसे आप टेक्नोलॉजी के बेस पे, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स पे आप एक ऐसे ही आप 4-5 पेज प्रिपेयर कर दो। और इस जब टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ऐसे जब आप ऐसे प्रिपेयर करते हो ना, थोड़ा बहुत आप हिंदी के न्यूज़पेपर को भी फॉलो करो। उनमें जो राइटिंग होती है ना बहुत क्रिएटिव होती है, तो वहां से आप सीधे सीधे लाइनें भी उठा सकते हो, कई चीजें आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये तो रहा था मेरा पेपर 4 का एक एजेंडा जिसमें आप राइटिंग को फोकस करना है। निविदा, ये जो जितने भी लेटर राइटिंग्स है उसको फोकस करना है। और
ऐसे राइटिंग को फोकस करना है। ऐसे ही आप इंग्लिश कंपोजिशन में बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है कि जनरली ग्रामर बहुत कम लोगों की सटीक होती है। ग्रामर में इतने नंबर ले ही नहीं पाते, शायद मुझे पता था 20-30 नंबर की ग्रामर होती है। हम कोशिश करते हैं तो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सही बन जाते हैं, लेकिन कुछ भी जो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हम कहीं हद तक सही कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामर का ये जो आगे के 10 क्वेश्चन आते हैं स्पेशली वो कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो मैक्सिमम 3-4 ही हम सही कर पाते हैं। तो इसमें भी आपको एक बार कंपोजिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। ऐसे राइटिंग अगेन उसमें भी उसका भी लेटर राइटिंग अच्छे से एक बार फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, है ना? और उसमें भी क्वेश्चन पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लो। आप 10-15 पैराग्राफ को एवरी वीक एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो फिर आपके लिए इजी रहेगा कि एग्जाम में फिर फटाफट से आप एक बार पैराग्राफ पढ़ लो और उसके आंसर राइटिंग कर लो। नहीं तो ये बच्चों के लिए बहुत टफ होता है कि वो, क्योंकि ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे होते हैं, हिंदी वाले बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर ये छोड़ के आ जाते हैं। इतना हार्ड नहीं होता है, आप इसको छोड़ने मेरा मतलब है इसको आप ना ही छोड़ो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा 10 नंबर का पैराग्राफ होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो और पैराग्राफ से ही सिलेक्ट करने होते हैं, तो ये इजी रहता है। तो पेपर 4 को आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। पेपर सेकंड की मैंने बात की कि आप एथिक्स, साइंस, ज्योग्राफी ये तीनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें आप मैक्सिमम टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो पेपर सेकंड और पेपर 4 की बात हो गई। फिर मैंने ये नोट्स के बारे में अच्छे से बता दिया। अब रही बात कि सर ये तो अभी एग्जाम आरपीएससी का एग्जाम तो अभी बहुत टाइम है, तो अब हम क्या करें? तो आरपीएससी की एग्जाम एडवर्टाइज नहीं हुआ है, कब आएगी एग्जाम, कब होगा, हम प्रिपेयर करें ना करें? देखो, आरएस का जो एग्जाम है ना, वो पेशेंस का एग्जाम है। आप ये सोचते हो कि आरएस का एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, इम्पॉसिबल है। मेरा ये मानना है कि एक बार आरएस का जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तब आप एक बार आरएस प्री की तैयारी कर सकते हो 2-3-4 महीने, जिसमें आप करंट्स को फोकस कर लो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को फोकस कर लो, है ना? जैसे सूजस वगैरह को फोकस कर लो, क्रोनोलॉजी को फोकस कर लो। ये सिर्फ आपको 2-3 महीना जब प्री आता है ना, तब नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले आपको कंप्लीट प्रिपेयर रहना होगा, 100% प्रिपेयर रहना होगा, तभी आप आरएस को फाइट कर पाओगे। मैंने मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी कि ये एग्जाम आपके पेशेंस का एग्जाम है, आपकी क्रिएटिविटी का एग्जाम है, और आपकी लेखन शैली का एग्जाम है। आपकी नॉलेज का तो ठीक है, नॉलेज इतना भी डीप नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जाम की जो डेट है उसका वेट ना करें, आप अपना 100% अपनी प्रिपरेशन में लगाए रखें। आपको लगता है कि मैंने पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया है, अब मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो पेपर 4 को अपना पूरा समय दे, नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग को आप फोकस करें कि मुझे इस आंसर में और कैसे इम्प्रूव करना है। ट्राई सम फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, टेबल्स, इसे और क्रिएटिव बनाने का प्रयास करें। और रही बात जो आरएस का पूरा फेज है ना, ये कोई 2-4-6 महीने का नहीं है। आप इसके अगर आपने इसमें पूरी तैयारी करनी है, जैसे नोट्स बनाना है, प्रत्येक पेपर को अच्छे से फोकस करना है, पेपर 4 को अच्छे से फोकस करना है, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से फोकस करना है, उसमें भी कंपोजिशन को अच्छे से फोकस करना है, तो आप इसको एक टाइम टेबल बनाइए, और ये टाइम टेबल पूरा 1.5 से 2 साल का बनाइए। क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले आप 1 साल की तैयारी करिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप 6 महीने की तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ये सोच रहे नोटिफिकेशन के बाद मैं कंसेप्ट क्लियर करूं, तो आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास नोट्स प्रिपेयर होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश कंपोजिशन पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। और नोटिफिकेशन के बाद जब आप करंट्स को फॉलो करोगे, इकोनॉमी को फॉलो करोगे, प्री को फॉलो करोगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर
के जो छोटे मोटे पार्ट्स है वो प्रिपेयर करो साथ में, और आपके मेंस का रिवीजन होना है वो रिवीजन को आप देखेंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग की बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के ये जो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के जो क्वेश्चन है तो सीधे सीधे फैक्ट्स होते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, 4 फैक्ट लिखने होते हैं। 4 फैक्ट को आप लिखो तो 4 पॉइंट बना के लिखो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव वे में आप ये करो कि जो 4 पॉइंट्स है उसमें चारों के चार अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर को फोकस करने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो कई बार कई चीजें चूक जाते हैं देखने से, और ज्यादा वो लंबा पढ़ते भी नहीं है। तो बेटर है कि हम कुछ ऐसा लिखे कि उनका जो फोकस है वो सीधा आंसर पे, सीधा फैक्ट्स पे जाए, और हम नंबर लेने से ना चुके। मैंने वापस दोहरा रही हूँ कि ये क्रिएटिव राइटिंग का ही और धैर्य की परीक्षा है, लिखने की कला की परीक्षा है। और जो 5 नंबर के हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको अपनी कोई मौलिकता दिखानी नहीं है ज्यादा, सीधे सीधे 5 पॉइंट लिखने हैं, 5 फैक्ट लिखने हैं, सीधी आंसर राइटिंग करनी है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई भूमिका नहीं बांधनी है, आपको अपनी मौलिकता नहीं दिखानी है। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में आप कंक्लूजन में कोई एक फैक्ट डालते हुए आप अपनी मौलिकता डाल सकते हो। मैं अगेन दोहरा रही हूँ कि 5 नंबर के क्वेश्चन में जो लिमिटेड स्पेस होता है और हमें स्कोर करना होता है, तो मैक्सिमम फैक्ट्स डालने ही हैं, और मैक्सिमम फैक्ट्स तभी डालेंगे कि जब आप भूमिका नहीं बांधेंगे। बस कंक्लूजन में भी आप जब कंक्लूजन दे रहे हो उसमें भी एक फैक्ट्स डाल दो। तो अगेन रिपीट करूंगी, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 एक फैक्ट्स डालिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट्स के साथ 5 से 6 फैक्ट्स डालिए, कोई भूमिका नहीं बांधनी है, जो पूछा है सीधा आंसर राइटिंग पे आ जाओ। ऐसे ही 2 नंबर में सीधे आंसर राइटिंग पे आना है। और 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक पेज होता है पूरा, और इसमें आपकी मौलिकता भी दिखानी होती है। तो जब आप इसमें भूमिका बांधे तो भूमिका बहुत अच्छे से 2 या 3 लाइन में भूमिका बांध के क्वेश्चन की क्या नीड है उस अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप पॉइंट्स बना के फैक्ट्स डालिए, कुछ थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ बना के उसको अंडरलाइन करे कुछ फैक्ट्स को, फिर अगेन 2-3 पॉइंट्स बनाइए, और कंक्लूजन अवश्य डाले। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो वो भूमिका देन फैक्ट्स, और देखा आपने जब 10 नंबर का क्वेश्चन चेक होता है ना तो उसमें पहले स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में वो 1.5 नंबर देते हैं, फिर थोड़ा बीच के पेज में आते हैं तो वहां 1-2 नंबर देते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते आते वो 1.5-2 नंबर देते हैं। तो ऐसे करके वो एवरेज 4, 4.5, 5 नंबर तक पहुंचते हैं। जब आपका फ्लो होगा क्वेश्चन के आंसर का, आपने प्रॉपर वे में लिखा होगा कि उसकी भूमिका बांधी है, आपने उसके अच्छे फैक्ट्स डाले हैं, देन उसका कंक्लूजन आपने अच्छा दिया है, तब एग्जामिनर उसको अच्छे से 1.5, 1.5, 2-2 करके आपको 4, 4.5, 5 नंबर देते हैं। तो ये था मेरी ओर से कि भई आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपको समय का सदुपयोग कैसे करना है। एवरीडे आप टाइम टेबल को फॉलो करो। मैंने पहले कहा कि आपका ये 1.5 से 2 साल के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का फ़ेज़ है ये। इसमें कोई आप ये मत समझो कि ये लीन फ़ेज़ है, ये एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है। आप मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2 साल का टाइम टेबल एक बार फिक्स कर लेना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, उसकी नोट्स बनानी है, कोचिंग नोट्स को फॉलो करना है, आरबीएससी की बुक्स को फॉलो करना है, फिर आपको उसको रिवाइज करना है, फिर आपको उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने हैं, उसके बाद आपको उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक फेज होगा। तो ये 1.5 से 2 साल का फेज है। तो ये जो अभी का जो समय है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसमें आप इसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो आप इसका तो बिल्कुल ही मत सोचे कि एग्जाम आएगी तब तैयारी करेगी, तब तक तो कोई और बाजी मार चला जाएगा और आपका प्रिपरेशन यहीं पे डरा पड़ा रह जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको, इस समय का प्रॉपर सदुपयोग करें, और फिर आप एक 1 मंथ का टाइम टेबल बनाइए, 1 वीक का टाइम टेबल बनाएं, और उसके बाद पर डे का भी आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि आपने मंडे को 20 तारीख को क्या पढ़ा था। ठीक है, और मोटिवेटेड रखिए अपने आप को पूरा, क्योंकि एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। और अपने 2 पेपर पूरे के पूरे प्रिपेयर रखे, जिसपे अपनी पकड़ रखे 2 पेपर पे,
कोई भी 4 में से 2 पेपर पे अपनी ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि उस पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। पेपर 4 पे पकड़ अपनी अवश्य रखें। कंपोजिशन में आप मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करें। राइटिंग का प्रॉपर यूज़ करें। ऐसे राइटिंग को फोकस करें। ऐसे में भी आप कुछ सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर ही कर डालें। और 2, 5, 10 नंबर के क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी अच्छे से देख लें। बाकी आपकी ओर से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। आई थिंक मैम आपने सारे पॉइंट्स जितने भी एस्पेक्ट्स हैं तैयारी के बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किए हैं और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना आप डायरेक्टली आपने स्टूडेंट्स को बताया कि यदि आप कर सकें अभी तो है, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम वैकेंसी आएगी उसका वेट कर रहे हैं। तो जी मैं भी इस चीज को मैम ने जो पॉइंट कहा है उसको समराइज करता हूँ कि आप जो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इस बार एग्जाम या फिर पहली बार सीरियसली दे रहे हैं, तो आप ही हैं ऐसे जो ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद करना है। जो पहले दे चुके हैं ना एग्जाम उनको पता है कि होगा क्या, नोटिफिकेशन आने के बाद में सारे स्टूडेंट्स रेस दौड़ना शुरू कर देंगे। आप अपनी लिमिट में दौड़ेंगे, कोई अपनी लिमिट में दौड़ेगा, कोई 20 घंटे पढ़ेगा, कोई 15, कोई 10, सभी लोग तैयारी करेंगे। तो जो स्टार्ट आप अब ले सकते हो ना वो चला जाएगा। तो आपको अभी सब अपनी तैयारी करके रखें। एक बार जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया आप ज्यादा 15 और 20 दिन मेंस की तैयारी करेंगे, फिर प्री में लग जाएंगे। प्री में लगने के बाद प्री होगा नहीं होगा उस संशय में रहेंगे, और जैसे ही पता लगा प्री हो रहा है मेरा, तो उसके बाद आपके पास इतना सा टाइम होगा कि फिर आप अगली बार सोचेंगे यार नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, प्री से पहले ही मेंस की तैयारी करके रखूंगा। तो अब देखो पिछला एग्जाम 21 में हुआ था, अब 23 चल रहा है, तो ये मौका भी छोड़ दिया तो फिर आप 2026-27 में अगला एग्जाम दे रहे होंगे, है ना? बिल्कुल तो सर, इतना क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। हाँ, इसकी जो हम्म, वैकेंसी आती है वो हमेशा 2 से 3 साल का टाइम ले लेती है। तो ये 2 से 3 साल का जो टाइम होता है, 2.5 साल आसपास का जो एवरेज टाइम है ना, इसका प्रॉपर यूज कर लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आरएस की एग्जाम में जो बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसमें 10% ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं जिनको राइटिंग स्किल्स होती है जिसमें, और राइटिंग स्किल उसमें ही होती है जिन्होंने पेपर राइटिंग की है। और नोटिफिकेशन के बाद वो 90% स्टूडेंट जागते हैं और वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप वो 90% में शामिल ना होकर उन 10% में शामिल हो जाइए बिफोर नोटिफिकेशन। बिल्कुल। जी मैम, जी जी। और सर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। हाँ, अब आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो कुछ आप इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मैम से। No, sir. ऑल क्लियर? यस सर, मैम ने अच्छे से ब्रीफ कर दी। सर एक क्वेश्चन तो था। हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने सिलेबस भेजा कल ना, दैनिक जीवन में रसायन, तो जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें कुछ डिफरेंट है। राहुल, और राहुल जब वो आएगा ना, ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये जब आएगा जब आपको ब्रीफ कर देंगे उसके बारे में, ठीक है? ओके कहाँ से ओके, क्या करना है। ठीक ओके, है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो मैम का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मैम ने आप लोगों को इतने अच्छे से मोटिवेशन किया, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप मोटिवेटेड हुए होंगे, डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे, है ना? तो यस सर। इसमें अब आप, पर अब ये आप लोगों की जो वो है ना लेकेडिकल एटीट्यूड टाइप का कि हाँ चल रहा है जो चलने दो, आएगा जब देख लेंगे, ऐसी करी जाती है तैयारी, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा सक्सेस मिलेगी नहीं। आपको थोड़ा सा अपना शेड्यूल टाइट करना होगा कि मैं डेली करूंगा, डेली ये चीज करूंगा। देखो मैम ने कितने अच्छी पॉइंट बताई कि आपको आंसर राइटिंग डेली, की हाँ, स्किल्स आनी डेली आप चाहिए। मोटिवेटेड रहो। डेली आप मोटिवेशन कुछ कोटेशन होते हैं वो आप देखें। और उसके अलावा आप मेडिटेशन करें डेली ½ का, और अपने एक टाइम टेबल को डेली बनाएं और डेली उस टाइम टेबल को 90% फोकस करने की कोशिश करें। आप ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल कोचिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, कोचिंग से कुछ नहीं होना है, आपका टाइम वेस्ट होना है। जो हिस्ट्री या साइंस का टॉपिक आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, बीइंग अ ग्रेजुएट, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ मेडिकल साइंस ग्रेजुएट, वो आपको कोचिंग वाले 3 से 4 दिन ले लेंगे, उसके बाद नोट्स दे देंगे, उसके बाद प्रिपेयर आपको करना है, आपको वापस उसको राइटिंग में आपको अपने फॉर्मेट में डालना है, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें आपका बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। इससे बेटर है कि आपको किसी नोट्स को फॉलो करके या बुक्स को फॉलो करके अपनी नोट्स बना के डायरेक्ट फोकस करेंगे तो आप वो टॉपिक एक बिल्कुल। दिन में क्लियर कर सकते हो। मैम बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो
जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की बट उनको ठीक है, एक बार उन्होंने वहां फीस पे कर दी, उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ 2 मंथ बाद कि फीस तो वेस्ट हो गई, अब एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। क्योंकि सर वहां पे हो क्या रहा था, वो 6-7 घंटे वहां बैठते हैं और आधा 1 घंटे की चीज पढ़ के आते हैं, बिल्कुल तो सर। उससे अच्छा वो खुद से कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो। क्योंकि 2 घंटे की क्लास में वो मुश्किल से 2 पन्ने पढ़ा सकते हैं और बाकी उनका मोटिवेशन और थोड़ा बच्चों को हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ कोटेशन या ऐसी शायरिया वायरिया होती रहती है और उसमें ये बहुत लंबा खींच लेते हैं एक ही टॉपिक को। तो मेरा ये मानना है कि हम 10 से 15 पन्ने पढ़ सकते हैं और उसमें से एक सार निकाल सकते हैं इतने टाइम में आराम से। और रही बात ये आरबीएससी की और एनसीईआरटी की, तो वो हमने बचपन से अभी तक वही पढ़ा है, तो हमारे लिए वो चीज भी टफ नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं कि हम वापस आरबीएससी, अरे तो वो 6, 7, 8, 9 में आपने क्या किया था? आपने कुछ तो कवर किया होगा और वो बहुत इजी लैंग्वेज में आती है, तो उसको ज्यादा आपको उसको सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ना है। आप नोट्स कोई भी कोचिंग के उठा के आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो यदि ईमानदारी से पूछा जाए ना, तो 12th या 10th बोर्ड में आप लोगों ने जितनी मेहनत की थी ना, उतनी मेहनत अब नहीं करते हैं। यदि आप लोग बस उतनी भी मेहनत एग्जैक्टली। कर, हाँ बिल्कुल, आप लोग उतनी भी मेहनत कर आप लोगे ना बोर्ड के लायक में। आप ऐसे मत बनो कि मैं मेरी जॉब है और मैं रोज के 2 पन्ने बच्चों की तरह लिख रहा हूँ। आप बच्चे बन जाओ 7, 8 स्टैंडर्ड के और रोज के आपको बिल्कुल 10 पन्ने लिखने हैं। अब बच्चे बन के पढ़ोगे ना, और एग्जामिनर को भी वही चाहिए। जी। जी और किसी का कोई डाउट? एनीवन सर, एल्स? एक क्वेश्चन था सर। जैसे सर, सर एक अपन क्वेश्चन जो ये 9-10 की जो बुक्स अपन पढ़ेंगे सर, और इनमें जो डेफिनेशंस दी होंगी, हेलो हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए अंकुर। जी, तो इनको एज इट इज हम लिख सकते हैं, हमको इनमें कुछ चेंजेस करना होगा? क्योंकि ये बहुत साफ और सरल भाषा में लिखी हुई होती है। बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, साफ और सरल ही राइटिंग लिखनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है राइटिंग में। तो इनमें जो डेफिनेशंस है वो हम उन्हें याद करें या उनको लिखे तो वो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल अंकुर, हाँ। जरूरत नहीं है। जितनी सरल और एनसीईआरटी और आरबीएससी से उठाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू। हेलो और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो सर। हाँ नीलेश। सर मेरा क्वेश्चन था कि मैम ने कहा कि 10 पेज लिखने हैं डेली के, तो वो कहाँ से शुरू करें? वो ही शुरू नहीं हो रहा। अरे नीलेश, पहले सीपीपी के 3 पेज तो लिखो आप। बात समझ रहे हो? उसको टारगेट छोटे से शुरू करो, पर करो तो सही आप। एक बार क्वेश्चन रिपीट किया जाए। मैडम, तो आपने कहा कि 10 पेज लिखो, तो वो कहाँ से लिखा? वो नहीं 10 लिखा पेज जाता। लिखने का मेरा मतलब ये है कि आपने किसी की नोट्स पढ़ी, आरबीएससी की बुक्स पढ़ी, कोचिंग की नोट्स पढ़ी, फिर आप अपने नोट्स बनाओगे तो 7-8 पेज तो आप अपने नोट्स में लिख दोगे, 2-3 पेज आप कोई क्वेश्चन आंसर राइटिंग में लिख लोगे, एक आधा आप निविदा और अधिसूचना और परिपत्र की प्रैक्टिस करोगे, कोई ऐसे की एक आधा पेज लिखोगे, तो वो आपके दिन के 10-15 पेज की आपकी प्रैक्टिस हो गई। और इसमें नीलेश, जब आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो उसको लिख के देखो। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कि जो डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है आपने याद कर ली, अब याद करने के बाद में उसको 2-3 घंटे बाद लिख के देखो कि क्या था वो। जब आप 2-3 घंटे बाद उसको लिखोगे ना, तो आधी चीजें तो वैसे ही गायब हो चुकी होंगी 2 घंटे गायब हो बाद ही। जाएगी वो, इसीलिए उसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस है, ये एग्जाम ही लिखने की प्रैक्टिस है। ठीक है। देखो जैसे मैम ने जब अपना मैम डिस्कशन कर रहे थे तो मैम ने एक पॉइंट बताया था कि आप खुद के लेवल पे तैयारी रखें। जैसे मैम कह रही थी कि उन्होंने इकोनॉमी में 3-4 पेजेस तैयार कर रखे थे, राजस्थान कल्चर पे कर रखे थे। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस तरह की तैयारी करते हो? आप लोग क्या करते हो, आप लोग कोचिंग के नोट्स ले लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, बस उसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ रहे हो, बार बार उसी को पढ़ रहे हो। आपने खुद की कोई प्लानिंग नहीं की, आपका खुद का कोई इनपुट नहीं कि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये अमित के नोट्स हैं। नोट्स मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग से नोट से कॉपी किए हुए हैं, ऐसा नहीं। अमित के ऐसे नोट्स की महिला सशक्तिकरण पे आ गया, किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया, मेरे को ये चीज लिखनी है, मेरे को ये फैक्ट डालने हैं। ये राजस्थान कल्चर की 10 चीजें तो मेरे को ऐसी ही याद है, कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल मैं ये जरूर डालूंगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये कृषि से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये कृषि का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं राजस्थान विपणन नीति के बारे में बात करूंगा। तो इस तरह की प्लानिंग करो। बात समझ रहे हो आप? ये आपके प्लान में होना चाहिए कि
क्वेश्चन हो एक्स, और ये एक्स क्वेश्चन किसी भी पेपर में हो, चाहे पेपर 4 के निबंध लेखन में आ जाए, तो भी मैं इससे रिलेटेड ये 3-4 चीजें डाल के आऊंगा। इस तरह की प्लानिंग करो, इस तरह की यूनिवर्सलाइज चीजें लेके आओ, खुद से ढूंढो कि ये एग्जाम्पल, ये नाम, ये मेरे को लिखना है, ये इस तरह से मैं दूसरों से अलग अपना आंसर बना सकता हूं, है ना। तो ये जो मैम कह रही थी ना, उन्होंने खुद के नोट्स बना रखे थे, वो ये नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने, और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल और कोई सर, क्वेश्चन ऐसे आपका? राइटिंग बहुत मायने रखता है, और ऐसे राइटिंग बिल्कुल 20 नंबर का एक ऐसे होता है, तो हमें एटलीस्ट मोर देन 50% उसमें से लाने बहुत मायने रखते हैं स्कोर के लिए, तो ये मैम, चीज। आपके पॉइंट को सप्लीमेंट करते हुए, ऐसे राइटिंग निबंध लेखन हिंदी में 20 नंबर का आता है, उसके बाद में पल्लवन आता है, ठीक है। हाँ सर। इसी तरह से इंग्लिश में जाएंगे तो पैराग्राफ राइटिंग आती है, और इंग्लिश में एक एलाबोरेशन आता है, तो ये टोटल हो गया 50 मार्क्स का। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 50 नंबर जो सेम थीम पे है, इसकी कोई तैयारी नहीं करते, वो एग्जैक्टली। सीधे एग्जाम में जाके लिखे आएंगे। और सेम आप देख लीजिए, 50 नंबर की हिस्ट्री आ रही है, तो उस 50 नंबर की हिस्ट्री के लिए 3 महीने कोचिंग वाले भी लगाते हैं, और 3-4 महीने स्टूडेंट्स भी तैयारी करते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप देखें कि कहाँ पे आप कम तैयारी में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, है ना। जो स्मार्ट तरीका है उसको अपनाएं एक बार। और कोई डाउट्स आपके? शॉर्ट सर, नोट्स एक बनाने डाउट था। चाहिए कि सर? हेलो बिल्कुल कैलाश, ये तो मैम ने बोला ही आपको। सर, ये क्या है कि जो अपना पिछला पेपर का एनालिसिस करे साइंस एंड टेक का, तो इसमें से 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपने सिलेबस के पॉइंट है ना, उन पे बेस्ड है। जैसे एक टॉपिक था नाभिकीय विखंडन और सेलेन, तो दोनों में पिछली बार बिल्कुल। क्वेश्चन था कि दोनों में डिफरेंस पूछ लिया था। लेकिन अगर हम हम्म 11th-12th की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक देखें, तो इनमें बहुत ज्यादा डीप दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन और सेलेन, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ये तो वो डीप पूरा पढ़ना चाहिए, या इसका एक थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना चाहिए, या पूरा डीप डीप में पढ़ना चाहिए इसको? अच्छा, देखो इसका कैलाश, जवाब मैं देता हूँ। हाँ, मैं पहले सुरेश सर को वेलकम करता हूँ। सुरेश सर आपको थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और अगला वीक हम किस तरह से चलेगा उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद हम सेशन को बाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले दीपिका मैम, आपका थैंक यू, आपने सेशन में हमारे साथ जुड़े, और इतना अच्छा मोटिवेशन आपका सेशन रहा। नाउ सुरेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुरेश सर, आप हैं लाइन पे? हेलो सुरेश सर। ठीक है, सुरेश सर दोबारा रिकनेक्ट